हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंदर सचिन गढ़ी और वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज सीजी फाउंडेशन। और आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 9 की बायोलॉजी का। तो हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही टॉपिक सेम आपका आपके नेक्स्ट ईयर में यूज हो सकता है। और इसके ये आपका एज वेल एज बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आने वाला है। ठीक है, आपका मैटर इन आर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस प्योर, तो इन चैप्टर्स में इस टॉपिक का यूज होने वाला है कहीं ना कहीं। तो और एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9 में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है। चलिए, तो देखते हैं आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल। बट इससे पहले मतलब यूकेरियोटिक के डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। चलिए, एक थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूं कि जो डिटेल स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक सेल में उसमें हम स्टडी करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके की थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेलिज फ्रॉम द आउटर या एक्स्ट्रा सेलुलर अपरेटस। सेल के बाहर जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर अपरेटस होते हैं उसको इनर है यानी सेल के अंदर एंटर करने से रोकते हैं। तो वो एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस आपका हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंटर में एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर होगा, राउंड स्ट्रक्चर। और लिविंग इसी के अंदर से हमारे बहुत सारे पार्ट डिस्कस होंगे न्यूक्लियस के अंदर से। जैसे हम क्रोमोसोम्स डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। तो बहुत सारे, ये एक आपका कह लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लिविंग बींग से हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ये सेंटर में होगा, सेंटर में। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल बहुत ही लार्ज होता है। और वैक्यूल लार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा एसाइड हो जाता है। एसाइड मतलब थोड़ा कॉर्नर साइड पे हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को हम बोल देते हैं लिक्विड या सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड विच कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेलिस को रखने वाले जो लिक्विड होगा या सेमी फ्लूइड होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये कहां पे मिलता है? ये मेनली मिलता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, अभी जैसे एक हाईलाइट से दे रहा हूं कि मेनली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अरे, ट्रांसपोर्टेशन की जब बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा ना जब उसको परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो परमिशन मिलने के बेसिस पे हम बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन क्या होता है। सो इट गिव्स शेप टू द सेल। ये सेल को शेप देती है। और सेल को शेप देने के साथ साथ और क्या क्या करते हैं ये बेटा? इट कीप द सेल ऑर्गेनेलिज एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटर या एक्स्ट्रा सेलुलर अपरेटस, अपरेटस। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, ये लिविंग होती है एक तरीके की और सेमी परमिएबल होती है। अब ये सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब होता है परमिशन देना। तो परमिशन देना और परमिशन ना देने के बेस पे हम 4 टाइप की डेफिनेशन करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले काइंड ऑफ परमिएबिलिटी में इम्परमिएबल। अब इम्परमिएबल की जब भी बात करते हो तो इम्परमिएबल का मतलब है परमिशन ना देना। ठीक है, जैसे टीचर बोलती है मे आई, जैसे स्टूडेंट पूछता है ना मे आई कम इन, टीचर ने कह दिया नो, तो यानी वहां परमिशन नहीं मिली है। तो सेम एज जब ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसमें अगर ये मेम्ब्रेन मटेरियल को, मटेरियल में किसकी बात कर रहे हैं? सोलवेंट की, सोलवेंट की और सोल्यूट की, दोनों की बात कर रहे हैं। जब ये सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट को परमिशन नहीं देती है मेम्ब्रेन तो हम बोलते हैं कि ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है इफ द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ बोथ सोलवेंट एंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट
देन इट इज कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि क्यूटिकल लेयर होगी, ठीक है, तो वो परमिशन नहीं देता है। दूसरा आ गया परमिएबल, देखो बिल्कुल इसका अपोजिट है। इम्परमिएबल था जिसमें परमिशन नहीं मिलती है, परमिएबल में क्या होगा कि मेम्ब्रेन अलाउ करेगी मटेरियल को पास होने के लिए। सो इफ द मेम्ब्रेन allows both solvent and the solute molecule to pass through it freely, it is called permeable membrane। जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। और प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है, हर टाइप के कंटेंट को यानी मटेरियल को पास होने देती है, परमिशन दे देती है, तो उसे हम बोल देते हैं कि वो प्राइमरी सेल वॉल है। अब बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी, अभी मैंने जस्ट आपको सेमी बोला है, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, परमिएबल का मतलब परमिशन देना। तो सेमी परमिएबल क्या हो गया आपका, इफ ए मेम्ब्रेन अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल बट नॉट सोल्यूट पार्टिकल, वो सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, यहां हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, ये रहा, नॉट सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता बट सोलवेंट पार्टिकल को ही अलाउ करता है, इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब वो हाफ, यानी सोल्यूट और सोलवेंट में से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को ही पास करने दे रहा है, सोल्यूट को नहीं करने दे रहा है, तो ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आर्टिफिशियल वेपर मेम्ब्रेन। अच्छा, 4 टाइप की मेम्ब्रेन अलग से पॉइंट बनाना था मैंने, ये रहा, ये हमारा 4th पॉइंट है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपका क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और 4th पॉइंट आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली का मतलब क्या है, सेलेक्टिवली का मतलब कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स को ही जाने देगा। जैसे आप क्लास, अब मान लीजिए आप 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, ठीक है, तो 9th क्लास में जब एंटर कर देंगे टीचर इज टीचिंग, और कोई अदर स्टूडेंट आ गया, टीचर पूरी मेहनत से पढ़ा रहा है, तो बच्चे ने पूछा कि मे आई कमिंग किसी अदर क्लास के, तो मैं टीचर कहेगी नो। बट हाँ, जब स्पेशल कंडीशन होती है कि हाँ कोई स्पेशल पार्टिकल, कोई स्पेशल प्रिंसिपल का ऑर्डर आ गया, तब टीचर ना नहीं कह सकता है ना। तो उसी तरीके से वो क्या करेगा, सिर्फ अदर क्लास के उस स्टूडेंट को अलाउ करेगा जिसके पास मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ऐसे ही हमारा हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली का मतलब है किसी सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एंटर करने देगा वो। तो कह रहा है इफ अ मेम्ब्रेन अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रीली बट सेलेक्ट पैसेज ऑफ स्पेसिफिक सोल्यूट पार्टिकल, मतलब किसी स्पेसिफिक सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ करेगा, और सोल्वेंट तो वैसे भी अलाउड थे, ठीक है, तो स्पेसिफिक सोल्यूट पार्टिकल के लिए हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। चलिए, जैसे कि होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि बोलते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउ ओनली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल टू एंटर इन एंड टू गो आउट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को नहीं, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के सोल्यूट पार्टिकल्स को और सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही एंटर करने देता है या आउट करने देता है, परमिशन देता है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए, अब परमिशन की बात करें तो हमने ये तो देख लिया भाई कि परमिशन क्या होता है, सेलेक्टिवली क्या होता है या सेमी परमिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड है आपका बल्क ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है जिसे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं एंटर करते हैं या आउट होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा स्लो होगा, एक मॉडरेट होगा, और एक थोड़ा फास्ट मेथड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आपको थोड़ा सा स्लो मेथड होगा, ठीक है, और स्लो मेथड है तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी इतनी ज्यादा नहीं होगी खास, राइट। तो बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। Now, passive transportation of material is slow, does not expand energy। अब कछुआ चल रहा है, कछुआ को भागने के लिए ज्यादा एनर्जी थोड़ी चाहिए, क्यों, वो तो वैसे स्लो स्लो चलेगा। तो ऐसे ही जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो है, और स्लो होने का मतलब क्या कि उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जैसे वाटर, गैसेस एंड आयन्स। ध्यान रखना, जब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन कराऊंगा तब आपको थोड़ा सा पजल फील होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाले हैं, देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ ये ही मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकेंगे और अदर मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं मिलेगी, राइट।
तो these molecules can only these molecule can pass through the plasma membrane by the passive transportation. अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आई है तो यहाँ पे टू टाइप के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं हम, मतलब टू मेथड या टू फिनोमिन्स हो रहे हैं। फिनोमिना एक ही है बट इसका मोड अलग अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं डिफ्यूजन, अब इसमें पहला दिया डिफ्यूजन, सेकंड दिया ओस्मोसिस। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन में भी आएगा, ये आपका फर्दर आगे मतलब जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जीके क्वेश्चन की तरह से कह लीजिए, साइंस, और टीचर मेनली इससे क्वेश्चन देता ही देता है। और 10th क्लास में जाते हैं ना तो हमें पता नहीं होता सर 9th में क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस क्या था, डिफ्यूजन क्या था। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से वर्ड में बता देता हूँ। डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल से वर्ड्स में इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ सब्सटेंस या टू टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो स्प्रे किया फुसफुस, हाँ, तो क्या हुआ, जो स्प्रिंकल होता है परफ्यूम का, उसका जो फ्रेगनेंस होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है, स्प्रिंकल मतलब स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मैटर था, एक सब्सटेंस था। वो सब्सटेंस इस आउटर एनवायरनमेंट में हमारे जो भी गैसेज है उसके साथ मिक्सअप हो गया, स्प्रेड हो गया उसमें। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है। दूसरा है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी बेटा एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, बट ये स्पेशल टाइप का होता है। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही मिक्सिंग होता है। डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, डिफ्यूजन में हमारे पास गैसेस भी हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके डेफिनेशन के बारे में, चलिए। अच्छा, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू द अनदर सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब पूरी तरीके से मिक्स हो गया। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि मैंने परफ्यूम को स्प्रे किया तो वो इस पूरे रूम में स्प्रिंकल हो चुका है, स्प्रिंकल नहीं, स्प्रेड हो चुका है। उसकी जो एरोमा है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो सारी जगह फैल चुकी है कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है, थोर की पावर। तो ऐसी जब परफ्यूम को स्प्रे किया तो पूरे इस रूम में फ्रेगनेंस फैल गई, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उसमें जो एक तरीके का सब्सटेंस क्या है, परफ्यूम, और दूसरे तरीके का सब्सटेंस क्या है, द गैसेस सराउंड अस by the random movement of its particle from a region of high concentration to लोअर कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है तो जो एरोमा, जो फ्रेगनेंस थी वो बोतल के अंदर ज्यादा थी, ठीक है। जब हमने उसे प्रेस किया तो प्रेस करने से उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या हुआ, उस बोतल में से आउट हो गए और स्प्रेड हो गए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा थी, बोतल के अंदर थी। तो बोतल के अंदर कंसंट्रेशन थी ज्यादा, बाहर कम थी फ्रेगनेंस। तो फ्रेगनेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्प्रेड होगी, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे जो वो हम बात कर रहे थे परफ्यूम की, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक परफ्यूम का तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल सारे के सारे क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। यानी यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, दे गेट रैंडमली मोशन, एक्वायर्ड एनर्जी एंड मूव हियर एंड देयर। ये इधर उधर घूमने लग जाएंगे ये पार्टिकल्स। अब ये स्प्रेड हो रहे हैं यूनिफॉर्मली। तो स्प्रेड होने का मतलब कैसे, ये काइनेटिक एनर्जी को गेन कर चुके हैं और गेन करने के बाद ये स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से जब भी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। अभी मैंने सिर्फ सब्सटेंस की बात की है, उसमें हमारा लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी होता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी जब ऑस्मोसिस आएगा तब देख लेना हम क्या चेंजेस कर रहे हैं डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, डिफ्यूजन की तो डेफिनेशन तो कर ली है, बट डिफ्यूजन में मतलब कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन यूज होता है तो देख लेते हैं। अच्छा, पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ, ये सारी जो ब्यूटीफुल सी पीडीएफ बनी हुई है आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं सीजी फाउंडेशन के नाम से। अगर नहीं होगा तो आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं ज्वाइन, वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा चैनल का। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। जब भी कोई चीज करते हैं तो उसका रीजन होता है कि हाँ ये क्या कारण है इसका, तो इसका कारण क्या देखते हैं। डिफ्यूजन हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का मतलब जो मैंने बताया था आपको सेमी फ्लूइड या मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस का, लाइक एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। एनर्जी का जब स्प्रेड होगा, यानी एनर्जी जब डिवाइड होगी तो वो यूनिफॉर्मली डिवाइड होगी। तो वो किसके थ्रू होगी, वो बेटा होगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। पूरे सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स हो गया आपका, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए आपके, वेसल्स हो जाती है आपकी, न्यूक्लियस हो गया आपका,
बहुत सारा ऑर्गेनेलिज होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, तो उन सभी में जो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो जर्नल सा पॉइंट है। हमने डिफ्यूजन प्रोसेस क्या स्टडी किया था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करना, राइट। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने इनटेक किया ऑक्सीजन का, ठीक है, और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन हुआ फूड का, एनर्जी बनी है, और इस प्रोसेस में गैस निकलती है जिसे हम बोलते हैं CO2 गैस, राइट। अब CO2 गैस का जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट इफ वी कंपेयर, तो आउटसाइड द एनवायरनमेंट में वो कम होती है। तो क्या होगा, ये गैसेस का मूवमेंट कहां से कहां चलेगा, हाई कंसंट्रेशन मींस इनसाइड द बॉडी टू द लोअर कंसंट्रेशन यानी आउटर एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो गैसेस एक्सचेंज है, यानी आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका बाहर चला जाएगा, एंड इनसाइड इनहेलेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अंदर कमी है, रिक्वायर चाहिए और चाहिए, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, इनहेल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, मतलब इनसाइड द बॉडी ज्यादा है, तो वो एक्सहेल हो जाएगी, राइट। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्रॉम, ये नहीं है बेटा, एरियल फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब प्लांट्स के जो स्टोमेटल पोर होते हैं उसमें लीफ में, तो लीफ में तो जो स्टोमेटल पोर है उसमें से क्या होता है, वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का रीजन क्या है, डिफ्यूजन। जो वाटर का जो कंटेंट है वो प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, जब हम पानी देते हैं तो रूट से वो सक कर लेता है, तो कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट ज्यादा होगी, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, तो इनसाइड जो ज्यादा हुई है तो वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस यानी स्टोमेटल पोर से वो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट था, अच्छा पॉइंट था, मतलब मुझे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि बेसिक सा एग्जांपल है और आपका रियल लाइफ से रिलेटेड है। और जब भी आप किसी टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करके चलते हैं तो वो मतलब आप मान के चलिए वो परमानेंट आपकी लर्निंग में रहेगा। अब गैसेज एक्सचेंज होता है, ये डिफ्यूजन है, ठीक है, परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस किया डिफ्यूजन है, ठीक है, प्लांट्स से वाटर का इवेपोरेशन हुआ, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं जिसे आप, वो क्या है, डिफ्यूजन है आपका, ठीक है। अच्छा लास्ट आपका, लो लास्ट पॉइंट सेम आ ही गया, मैंने आपको बोला था ना, ये मैं स्टार्टिंग से एग्जांपल दे रहा था और वही एग्जांपल आपका आ गया कि जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के, सेम एज flowers of plants spread aroma through the diffusion process and attract the insects and the other animals for the pollination। पॉलिनेशन के बारे में आपको मतलब प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आए हैं, 10th क्लास में स्टडी करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब ये प्रोसेस होता है, एंथर स्टिग्मा के अंदर फॉल करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसके लिए मतलब एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। तो इन दोनों को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, जो फ्रेगनेंस निकलेगी ना, एरोमा निकलेगी फ्लावर्स में से, वो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, वो आएगा इंसेक्ट और प्लांट्स के ऊपर जाएगा और वहां से पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करेगा। चलिए, ये तो था डिफ्यूजन के बारे में। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है ओस्मोसिस। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि टू टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक होगा आपका डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा बेटा ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस और इसमें डिफरेंस क्या है, ये पूरा हम टॉपिक के लास्ट में बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस है एग्जैक्टली। अभी तक डिफ्यूजन मैंने आपको बता दी, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ द मैटर, राइट, जिसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स होता है जो। चलिए, अब बात करते हैं डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी एक डिफ्यूजन ही है, बट इसमें स्पेशली किसका मूवमेंट होता है, ध्यान रखना यहाँ पे स्पेशली मूवमेंट होगा बेटा वाटर एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोसिस में, ठीक है। पिछले डिफ्यूजन में हमने क्या बोला था कि उसके अंदर स्पेशली मूवमेंट होगा सब्सटेंस, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इनटू द अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लाइक हमने गैसेज एक्सचेंज की बात की थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनसाइड थी बॉडी, वो आउटर एनवायरनमेंट में क्या होगी, स्प्रेड हो गई, निकल गई, एक्सहेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ गैस की भी बात कर रहे थे, लिक्विड की भी बात की हमने, जैसे ट्रांसपीरेशन के बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो भी कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा माउल्ड करके बताया गया। माउल्ड कैसे, माउल्ड ऐसे कि जो डिफ्यूजन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब है कुछ वो कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउड करेगी सॉल्यूट के। मेनली जो बात कर रहे हैं इसमें
मेनली हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, तो मेनली फोकस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा इसका। फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ येलो पॉइंट से, देखो जब यहाँ पे सेमी परमेबल आ गया, सेमी परमेबल का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करेगा ही करेगा, ठीक है, बट कुछ सेलेक्टिवली सोल्यूट पार्टिकल्स को ही अलाउ करेगा, तो सेलेक्टिवली का मतलब कुछ लेस पार्टिकल्स को, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया सेमी परमेबल। अब ये जो मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो कहां से होगा, वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तक जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या एक्सचेंज होगा, वो लोअर कंसंट्रेशन से जाएगा हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी लो टू हाई कंसंट्रेशन, इस तरीके से मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस टू टाइप के है, क्या सर, पहले आपने बोला कि मिक्सिंग होने को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता है, फिर ऑस्मोसिस के भी टू पार्ट्स है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर डिटेल में बायोलॉजी करनी है तो डेफिनेटली आपको ये पार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस टू टाइप के होता है, एक तो हो गया आपका एंडोस्मोसिस, दूसरा हो गया एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, एक्सोस्मोसिस की बात कर रहे हैं, एक्सो का मतलब आपका रिलेट हो रहा है एग्जिट से, यानी बाहर निकलना या सिक्रीट होना, ठीक है। तो यानी एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, एक्सो का मतलब बाहर, ऑस्मोसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो वाटर कंटेंट होगा वो आउट हो जाएगा। और एंडोस्मोसिस में क्या होगा, इसमें ऑलरेडी एंड हो चुका है और रिक्वायरमेंट है, तो यानी एंडोस्मोसिस में क्या होगा, एंट्री होगी किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। ये बात समझ आई, चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं, एंडोस्मोसिस क्या है, इट इज द एंट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का एंटर करना, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अच्छा, कहां से होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा होगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, ठीक है। अब हाइपोटोनिक क्या होता है, टेंशन ना लो, बताऊंगा, सारा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, यहाँ पे बच्चे मेनली पजल रहते हैं, और यहाँ से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बनता है, वो आपको पूरा बताने वाला हूं मैं, इस स्लाइड के बाद बताऊंगा, बट लेकिन ब्रेक के बाद, तो उस ब्रेक में हम ये दो डेफिनेशन करेंगे अभी। तो एंडोस्मोसिस तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि एंडोस्मोसिस होता क्या है, कि एंडोस्मोसिस में हम हमारा क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, और कहाँ होगा, इनसाइड द सेल, यानी एंट्री होगी। चलो इतना बढ़िया, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा कि इनसाइड द मूवमेंट होगा, इनसाइड मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। चलिए, दूसरा आपका एक्सोस्मोसिस, और जो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना, तो एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो दो चीजें बताइए मैंने आपको, एक्सोस्मोसिस में हमने बात करी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, और हमने पीछे बात करी थी एंडोस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर कंटेंट का मूवमेंट होगा। अभी हाइपोटोनिक क्या होता है ये भी जरूरी है जानना आपको। सेम एज अगर बात करते हैं एक्सोस्मोसिस में, यानी सेल से बाहर वाटर कंटेंट जाएगा, बाहर कहां जाएगा, किसके अंदर जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। सर ये हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक और क्या होता है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आपके, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। अच्छा, आइसो का मतलब, जब आइसो वर्ड आ गया ना, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। यहां से अब तीसरा वर्ड है आपका हाइपर, हाइपर का मतलब होता है मोर, ठीक है। इतना समझ आ जाएगा। अब हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, लेस। तीन वर्ड होते हैं, या तो कोई चीज ज्यादा होगी, कोई या चीज कम होगी, या तो कोई चीज सेम होगी, ठीक है। तीन चीज होती है, ज्यादा, कम या इक्वल, वो तीनों चीज डिस्कस कर रहे हैं। आइसो का मतलब मैंने आपको बताया है, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। हाइपर कहते ना, भाई साहब हाइपर हो गया था, परेशान कर दिया, हाइपर हो गया था, हाइपर में गुस्सा ज्यादा हो गया, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा होना, तो हाइपर का मतलब हो गया मोर, और हाइपो का मतलब हो गया लेस। चलो
अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है सर, हमें क्या पता, आप ही बता दो ना। चलिए, अच्छा, आइसोटोनिक की बात करते हैं। जब आइसो का मतलब हो गया सेम, मैंने बोला, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आउटसाइड और इनसाइड द सेल सेम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। तो इस सेल के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट होगा और आउटर सराउंडिंग में भी जितना कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा सेम, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन is one in which the concentration of water and solute is same as in cytoplasm of red cells। ये सिंपल कह सकते हैं कि आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल्स जो वाटर कंटेंट है और सोल्यूट कंटेंट है वो इक्वल है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो येलो वाला पार्ट है ये इन साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है, और जो ये व्हाइट वाला है ये सोल्यूशन को शो कर रहा है, वाटर कंटेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है और सोल्यूट है वो इक्वल है। अच्छा, इक्वल होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब हमारा भी पेट भरा हुआ है, मेरे दोस्त का भी पेट भरा हुआ, और मैं उसे बोलूं भाई पार्टी दे दे आज, कोई मतलब नहीं है भाई। पेट पहले ही भरा हुआ है, मोटा हो चुका है, बाहर आ चुके फास्ट फूड खा खा के ना, समोसे और वो पिज्जा खा के, और उसने भी खा रखा है, तो कौन पार्टी देगा? कोई पार्टी नहीं देगा भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। दोनों के पेट भरे हुए हैं। तो ऐसे आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा, आइसोटोनिक में क्या होगा, बाहर भी वाटर कंटेंट जितना है उतना भी इनसाइड है। सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर जितनी ज्यादा है इनसाइड भी उतनी ही है। तो कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल्स का या सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो वहां पे सोल्यूट का मूवमेंट के तो मतलब ही नहीं बनता है अभी, ठीक है। हम बात करेंगे सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की। चलिए, दूसरा हमारे पास है हाइपोटोनिक। अच्छा, हाइपो का मतलब मैंने आपको बताया था लेस, अभी बताया था मैंने, पीछे रब कर दिया, कोई बात नहीं। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हुआ आपका? कह रहा हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। सिंपल शब्दों में, सोल्यूट आपके पास लेस अमाउंट में है एंड सोलवेंट आपका हाई अमाउंट में है या हाई कंसंट्रेशन में है, दोनों लिख देता हूं मैं, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट तो कम होगा लेकिन सोलवेंट ज्यादा होगा। अब सोचने की बात है, देखो मैंने जब आपको पीछे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस बताया था, ठीक है, तो एंडोस्मोसिस में ये रहा हमारा, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है हमने, इसको रब करते हैं थोड़ी सी सफाई दिखाते हुए, मोदी जी की बात मानते हुए सफाई अभियान। तो कहां पर थे हम? हाँ, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे वर्ड यूज किया है एंट्री। अब ध्यान से सुनना क्या बात कर रहा हूं मैं। एक वर्ड यूज किया मैंने एंट्री होगी, दूसरा वर्ड यूज किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे जो वाटर होता है या सॉल्वेंट होता है वो मोर होता है। यानी जब भी हम किसी सेल को मतलब जब भी किसी सेल को हम इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में से वो वाटर कंटेंट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। और इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को सर? एंडोस्मोसिस। अब समझ आया एंड का मतलब क्या है और ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का तो सिंपल वर्ड हो गया एंड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना। अब इनसाइड जाएगा कि आउटसाइड जाएगा वो डिपेंड करता है किस टाइप के सॉल्यूशन में हम उसे रख रहे हैं। अब हमने इस टाइप के सॉल्यूशन में रखा है कि वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर कंटेंट जब वहां पे ज्यादा है तो डेफिनेटली सेल के अंदर ही जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा था बेटा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक, तो हाइपर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई चीज तो ज्यादा होगी। अब वो क्या चीज ज्यादा है, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा है? कह रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस। यानी यहाँ पे वाटर कह लीजिए या सोलवेंट कह लीजिए, ये लेस कंसंट्रेशन में है या लेस अमाउंट में है। तो मोर अमाउंट में क्या है? मोर अमाउंट में है आपका सोल्यूट। समझ के बात? अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जैसे हम बात करते हैं, हमारा जो एग्जांपल लिया था हमने एक्सोस्मोसिस का। अब एक्सोस्मोसिस को लर्न करने के लिए, एक्सो का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एक्सो वर्ड आपका मिलता जुलता है आपका एग्जिट से। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। अरे
हिंदी नहीं आती सर आपको, बाहर निकलना या सिक्रीट होना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बाहर कब निकलेगा, जब ऑटोमेटिकली सेल के अंदर ज्यादा होगा। ये एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो वाटर या सॉल्वेंट मोर अमाउंट में है, मोर में तभी तो बाहर निकलेगा ना, जब भी किसी के पास कोई चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में होगी तभी तो वो क्या कर पाएगा, वो आगे दे सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये रेड 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 है ना, जो इसको मैंने बोल दिया कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। यहाँ पे हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर अब हाइपरटोनिक का मतलब है बेटा कि सल्यूट मोर है, सल्यूट है जो वो मोर है, सोलवेंट लेस अमाउंट में है, ठीक है। सोलवेंट लेस अमाउंट में है। अब सोलवेंट यहाँ पे लेस अमाउंट में है, यहाँ पे मोर अमाउंट में है, तो क्या होगा, ये सेल से आउटर में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। और यही तो हमारा ऑस्मोसिस था। अब बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने को हमने क्या बोला था, एक्सो। ऑस्मोसिस मतलब सोलवेंट का। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल जब सेल से आउट निकलते हैं, आउट की तरफ जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। अब समझ आया कि एक्सोस्मोसिस में किस टाइप का सोल्यूशन यूज करेंगे, एंडोस्मोसिस में किस टाइप का सोल्यूशन यूज करेंगे। बेहतरीन, बढ़िया। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। चलो, अब हमारे पास आरबीसी है। हमने आरबीसी को क्या करा, हमने आरबीसी को प्लेस किया सबसे पहले, तीन टाइप के सोल्यूशन में रख रहे हैं हम। ये हमारा हो गया सबसे पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने रखा आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्ट कह लीजिए या इसको बोल देते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, ये दोनों इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। और जब आरबीसी को हम प्लेस करते हैं कहां पे बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आरबीसी के जो सोल्यूट है और आरबीसी के जो सोलवेंट है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के सोल्यूट और सोलवेंट के इक्वल है। अब दोनों देखो, दोनों सेल में, सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड में सोल्यूट और सोलवेंट इक्वल है। तो कहीं पे कोई मूवमेंट होगी, जैसे मैंने आपको पार्टी वाला एग्जांपल दिया था कि हम दो दोस्त हैं, दोनों की टमी भरी हुई है, तो कोई पार्टी नहीं देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब इनसाइड भी और आउटसाइड भी सेल में सेम कंसेंट्रेशन है तो किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, अब हाइपोटोनिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, सॉल्वेंट मोर है और सोल्यूट कम है, सोल्यूट क्या है, लेस अमाउंट में है। जब हम आरबीसी को इस सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो क्या होगा, इस केस में बेटा ये आरबीसी है, ठीक है। और इस आरबीसी के अंदर ये आउटसाइड में हमने रख दिया इसको, किस सोल्यूशन में रखा हमने, इसको रखा हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ये है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपो देखो, जब भी सोल्यूशन में रखते हैं ना तो उस सोल्यूशन की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे हाइपोटोनिक की हमने बात की, तो हाइपोटोनिक में क्या है कि आपके सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। अब किसी भी मटेरियल को, किस मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें सोलवेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, सोलवेंट का मॉलिक्यूल्स बाहर से उस सोल्यूशन में से उस सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तो बड़ा बेसिक एग्जांपल है और मुझे अच्छा लगता है, रेजिन्स के बारे में सुना है, रेजिन्स, रेजिन्स होती है किशमिश आपकी। अच्छा, किशमिश कैसी होती है, ड्राई होती है, ठीक है। अगर मैं उसको वाटर के अंदर रखता हूँ तो क्या होगा, डेफिनेटली, अब मतलब ध्यान से सोचो, किशमिश आपके पास सूखी हुई है, आपने उसको पानी में डाल दिया और सुबह देखते हैं वो कुछ ऐसी हो जाएगी है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर का जो कंटेंट है इसके अंदर, किशमिश की सेल के अंदर बहुत कम होता है। उसको हमने रखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, यानी वाटर के अंदर। तो वाटर कंटेंट कहाँ चला गया, वाटर कंटेंट उस किशमिश के अंदर चला गया, ठीक है। तो क्या होगा इस केसेस में, क्या होगा, आरबीसी आपकी स्वेलअप हो जाएगी, यानी फूल जाएगी, राइट। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या करते हैं, पहले सफाई करते हैं। थर्ड टाइप का सॉल्यूशन हमारा था बेटा हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक में क्या था, यहाँ पे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कम थे,
अब सोलवेंट कम थे, अब हमने क्या किया, आरबीसी को प्लेस कर दिया, ये हमारा आरबीसी है, ठीक है, और इस आरबीसी को प्लेस कर दिया हमने एक सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्वेंट बहुत कम है, तो क्या होगा, सोल्यूशन कम होने का मतलब क्या है, आरबीसी के अंदर जितना वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा, तो इस केसेस में क्या होगा, ये हमारी जो है ये ड्राई अप हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी सेल, ठीक है, जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी। अब सिंपल सा एग्जांपल इसको रिलेट करता हूँ किशमिश से, किशमिश ऑलरेडी स्वेलन है, वो फूली हुई है पानी वाली, आपने उसे धूप में रख दिया, धूप का मतलब एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया या आपका सोल्ट सोल्यूशन में रख दिया, तो सोल्ट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसके किशमिश के अंदर से वाटर सारा चला जाएगा सेल में से। तो सेम ऐसे ही होगा जब हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तो हाइपरटोनिक में बेटा सोल्यूट ज्यादा होता है, सोलवेंट कम होता है, तो सोलवेंट कम होने की वजह से जो सेल्स है, सेल्स के अंदर का वाटर कंटेंट बाहर चला जाता है, बाहर जाना मतलब एक्सोस्मोसिस होगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत बेहतरीन। सर अब डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बहुत जरूरी था। अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस की बात करते हैं अगर, ऑस्मोसिस क्या, इट इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसे हम सोलवेंट बोल देते थे, या ये सोलवेंट पे अप्लाई हो गया या लिक्विड मीडियम पे, सिंपल हम बोल देते हैं वाटर या सोलवेंट पे, और उसको हमने एक वर्ड में बोल दिया लिक्विड। दूसरा, इट अकर इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफ्यूजन किसी में भी हो सकता है, सॉलिड में थोड़ा कम होता है, लिक्विड में मोर होता है, एंड गैसेज में मोर 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 होता है, ठीक है, जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन पे जो स्मोक होता है, स्मोक या स्मोक, ठीक है, वो ज्यादा मिक्स हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाता है, उसका रीजन क्या है, वो गैसेस फॉर्म में है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। बिल्कुल है, अभी हमने स्टडी किया था एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस क्या था कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है, जो आरबीसी सेल है वो श्रिंक होगी या स्वेल होगी, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के सॉल्यूशन पे आप रख रहे हो, तो यहाँ पे क्या रहा है कि सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट पार्टिकल है, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल, कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, अंदर पार्टिकल ज्यादा है CO2 के, बाहर ज्यादा है, कम है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज, बोथ मॉलिक्यूल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूज, देखो है डिफ्यूजन ही, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ एक ही केस पे अप्लाई होता है, वो होता है सिर्फ सॉल्वेंट पे, ये समझ लो। फ्लो पार्टिकल अकर इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, फ्लो पार्टिकल अकर इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रिंकल किया परफ्यूम, राइट में भी गया, लेफ्ट में भी गया, अप में भी गया, डाउन में भी गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में गया, ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन में। अकर ओनली बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन में होगा, अकर बिटवीन सिमिलर एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, it involves the movement of solvent molecules from one side to the other, it is movement of all particles from one region to another, और कौन से रीजन से कौन से रीजन तक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन हमारा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट बिकम इक्वल टू द बोथ साइड, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि जब हमने उस सूखी हुई किशमिश को हमने एक पूरे इतने बड़े बाउल में रख लिया, पानी में, ठीक है, किशमिश को रख दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि किशमिश के अंदर भी उतना पानी होगा और बाउल में बचा हुआ पानी भी उतना होगा, ऐसा नहीं है, जितना एब्जॉर्ब कर पाएगा रेजिन्स उतना ही हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस वो कह रहा है कि इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो कंटेंट का जो ट्रांसफर होगा वो इक्वल नहीं होगा, बट ऐसा रहेगा डिफ्यूजन के केस में, जब तक पूरे रूम में फ्रेगनेंस नहीं रही जाएगी वो स्प्रिंकल होती रहेगी, फैलती रहेगी, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा पॉइंट था। अच्छा, चलते हैं अब हमारे बल्क के बाद, बल्क, हाँ ठीक है, चलो बल्क पे चलते हैं। हमारा हमने 3 ट्रांसपोर्टेशन देखे थे बेटा, और 3 ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से थे हमारे, एक्टिव, पैसिव एंड द बल्क। पैसिव को हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्लो प्रोसेस होता है और इसके अंदर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत बहुत कम होती है, लेस। एक्टिव उसका बहुत अपोजिट हो गया, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, ये फास्ट मेथड है, और फास्ट मेथड का मतलब क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं हमारे बल्क ट्रांसपोर्टेशन की। अब बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, अब बल्क की बात करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा आपका, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अरे भागता क्यों है भैया,
इतना जल्दी थोड़ी जाएंगे वीडियो से, बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल सब्सटेंस। अब लार्ज में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इसमें हमारे आ सकते हैं बेटा फूड पार्टिकल्स, लिपिड्स। ये आपके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वाटर आयोन्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हम यूज करते हैं हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो हमारा थर्ड है हमारा बल्क ट्रांसपोर्टेशन है, बल्क के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। अब लिपिड्स के या फूड पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं एज कंपेरिजन टू आयोन्स और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज होगा वो होगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। चलो, इसमें टू टाइप के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं बेटा, कैसे कैसे होता है ये फर्स्ट होता है बेटा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। और एंडोसाइटोसिस में भी बेटा टू टाइप्स के आ रहे हैं आपके, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये क्या होता है सर? साइटो का जब मतलब आ गया तो इसका मतलब हो गया सेल। अब पीनो, पीनो से याद आता है पी लेना यानी ड्रिंक करना। तो जब भी मैं बात करता हूँ पीनो की साइटोसिस की, तो पीनोसाइटोसिस का मतलब है ड्रिंक करना, सेल ड्रिंक करता है। फैगो का मतलब होता है खाना यानी ईट करना, तो इसमें इसे बोलते हैं ईट करना। इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब ये देखो, इस डायग्राम को देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे आपके पास पीनोसाइटोसिस है। अब पीनोसाइटोसिस क्या होता है इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीनोसाइटोसिस क्या होता है? इट इज एंट्रेस और एंट्री ऑफ सेमी फ्लूइड इनसाइड द सेल। इस सेल के अंदर क्या होगा? फ्लूइड का एंट्री करेगा। और कैसे एंट्री करेगा देखते हैं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये जो पीनोसाइटोसिस दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये एंटर करेंगे और एक तरीके का राउंड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको बोलते हैं कैवियोला। ये कैवियोला डीप एंड डीप होता रहेगा और एक खुद वैक्यूल बना लेगा बड़ा सा। ये रहा, ये पूरा वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा? ये वाटर कंटेंट इसके अंदर एंटर कर जाएगा और राउंड कलर की शेप बन जाएगी। अच्छा, मैंने बार बार बात कर रहा हूँ साइटो मतलब सेल, पीनो मतलब पीना यानी ड्रिंक करना। तो यानी क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड। इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग या एंटरिंग ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सेल। अच्छा, इसमें पहले सबसे पहले क्या हुआ? स्मॉल रूम बनेंगे जिसको हमने बोला कैवियोला। ये कैवियोला अगेन क्या होगा? डीपन एंड डीपन यानी और गहरे होते रहेंगे एंड फॉर्म में वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पीनोसोम्स। अच्छा, पीनोसोम से ही बना आपका पीनोसाइटोसिस। अच्छा, इसका अदर नेम आ जाता है, इसको अदर नेम में बोल देते हैं सेल ड्रिंकिंग। जब भी सेल ड्रिंकिंग का मतलब आ जाता है तो सेल किस तरीके से फ्लूइड्स का एंटर करवाता है, ठीक है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जरूरी है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से वाटर एंटर कर रहा है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग और द पीनोसाइटोसिस। अच्छा, पीनोसाइटोसिस बात किया था पीना। अच्छा, यहां से अब आ गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, अब फैगो का मतलब मैंने बताया था खाना, ईट करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड बाय द सेल। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस, it is the process of engulfing of या engulf of food by cell through plasma membrane। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के थ्रू फूड को एनगल्फ करेगा, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अच्छा, सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। अच्छा, इसको डिफेंस सिस्टम भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेलुलर पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस लाइक वायरस हो गए, उसको क्या करता है? ईट कर लेता है, ठीक है। तो इसे एक तरीके का ये न्यूट्रिटिव मेथड भी है और एक तरीके का डिफेंसिव मेथड भी है। यानी सेल्स को डिफेंस करने के साथ साथ सेल्स को न्यूट्रिशन देना, दोनों काम करता है हमारा फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं सेल ईटिंग, सेल ईटिंग।
अब दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं, यानी पिनोसाइटोसिस साइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों का कलेक्टिवली फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स मटेरियल इनटू द सेल। फर्स्ट पॉइंट, ये सेल के अंदर मटेरियल्स का क्या करते हैं? एंट्री कराते हैं, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, ठीक है, एनगल्फ करके फैगोसाइटिस करता है, या सेल ड्रिंकिंग हो जिसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर वाटर कंटेंट को लेके आना या फूड कंटेंट को लेके आना, तो यानी मटेरियल का एंट्रेस कराते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि जब इस सेल का एंटर करवाते हैं तो मैंने बोलता कि एक कैवियोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डीपन डीपन होके मतलब गहरा होता रहता है, और गहरा होने के बाद एक वैक्यूल बना लेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये वेसल्स बनाता है, VESCI, वेसल्स बनाएगा, ठीक है। दूसरा, इट इज न्यूट्रिटिव मेथड, यानी ये न्यूट्रिशन देने वाला मेथड है। और जो फैगोसाइटोसिस है ये न्यूट्रिटिव मेथड के साथ साथ डिफेंसिव मेथड भी है, क्योंकि ये पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, वायरस को किल कर देता है, ईट कर लेता है। सेलुलर डेब्रिस होती है उसको किल कर देता है, ईट कर लेता है। तो ये हमारा फैगोसाइटोसिस न्यूट्रिटिव एज वेल एज डिफेंसिव मेथड भी है। बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। आप देख लेते हैं हमारे 2 टाइप के मेथड थे जो हमने स्टडी करे थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर एक्सो के अंदर हमने स्टडी करा है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अब जो एक्सोसाइटोसिस था वो क्या था? एक्सो का मतलब बाहर निकलना, बहुत सिंपल है अभी, लास्ट डेफिनेशन हमारी। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोसाइटोटिक वेसल्स। यानी इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन का एक्सोसाइटोसिस वेसल्स के साथ जो मेम्ब्रेन होगी वेसल्स की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होने के बाद क्या होगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है बेटा बाहर निकलना, ठीक है। इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग, यानी सिंपल कह सकते हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोटिक सेल्स के साथ, वेसल्स के साथ मिक्स हो जाती है, अटैच हो जाती है, तो क्या करते हैं? वो जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक देती है, एक्सक्लूड कर देती है। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर वॉमिटिंग। इसको याद रखना, सेलुलर वॉमिटिंग। पिनोसाइटोसिस क्या था? सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या था? सेल ईटिंग। और एक्सोसाइटोसिस क्या है? इसमें क्या, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको आउट कर देती है। तो आउट करने का मतलब क्या होता है? वॉमिट करना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेलुलर वॉमिटिंग। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग और सेल वॉमिटिंग, ये कौन कौन करता है, ठीक है। सेल ईटिंग कौन करता है बेटा? सेल ईटिंग करता है पिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है। फैगोसाइटोसिस की तरह सेल ईटिंग होता है, ठीक है। और ये एक तरह का न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव मेथड है। और थर्ड वन हो गया आपका, थर्ड वन मैंने आपको अभी बताया, एक्सोसाइटोसिस, जिसको बोलते हैं सेलुलर वॉमिटिंग। चलो, अभी किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका लास्ट पॉइंट है आज का इस वीडियो का। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस मेथड यूजफुल होता है। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस सच एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, जितने भी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स है उसका सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सोसाइटोसिस। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनलाइज मेम्ब्रेन बाय द फ्यूजन ऑफ एक्सोसाइटोटिक वेसल विद द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो डेफिनेशन ही है सेल मेम्ब्रेन का और एक्सोसाइटोटिक वेसल्स का फ्यूजन होना, ये भी किसी की तरह होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। सो बेटा ये था हमारा किस तरीके से सेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। उसमें हमने स्टडी किया था स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हमने स्टडी किए थे आप बेटा कौन कौन से मेथड किए थे? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमारा सब टाइप के मटेरियल के लिए होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट हमारा जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इट इज ओनली वैलिड फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसका डिफरेंस मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से सेल ईटिंग करता है, सेल वॉमिट करता है, दैट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। आई थिंक इस पार्ट में हमने बहुत सारा पार्ट डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेल के अंदर प्रोटेक्टिव मेथड होता है, कौन सा पार्ट सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, और सेल में एनर्जी बनने के साथ साथ जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कैसा आउट होता है। कुछ डेड पार्ट होते हैं जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, कुछ लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। कितने राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि जब भी आप ये पार्ट देख रहे होंगे तो उस पार्ट में जब भी एक पॉइंट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका परमानेंट एक मेथड वो पता होना चाहिए, फंक्शन क्या है,
हर एक पार्ट का आपको 2 फंक्शंस पता होने चाहिए। उसे आर क्यों बोलते हैं, एस क्यों बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको ये दिया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अब प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, एक प्रोसेस, प्लास्टिड एक सेल कंपोनेंट होता है, ऑर्गेनेल होता है, जिसमें क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है। तो उसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। तो इसको किचन ऑफ सेल क्यों बोलता है, बिकॉज इट सिंथेसाइज द फूड। ठीक है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बनेंगे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए।